गुड मॉर्निंग 9th क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी अणु का अणुभार कैसे निकाला जाता है। इसके पहले आप लोगों ने सीखा कि मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है। मेटल्स मींस धातु होता है, नॉन मेटल्स मींस अधातु होता है। यानी एक एलिमेंट का डिवाइडेशन किस रूप में किया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनको चार भागों में बांटा गया है। पहले डिवाइड किया गया इनको मेटल में, फिर डिवाइड किया गया इनको नॉन मेटल में, एक बात ध्यान रखिएगा, फिर डिवाइड किया गया इनको इनर्ट गैसों में, और एक बात और होती है मेटल और नॉन मेटल के साथ एक और होता है जिसको मेटेलॉइड्स कहा जाता है। मेटेलॉइड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको धातु कहते हैं, इसको अधातु कहते हैं, और इसको अक्रिय गैसें कहा जाता है, इनर्ट गैसें कहा जाता है। और मेटेलॉइड्स मींस होता है जिनको उपधातु कहा जाता है। तो मैंने आपको जिक्र किया था कि एक बात ध्यान रखिएगा, हम किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल के अकॉर्डिंग कि उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग हो सकती है। ये सब अगर हम करते हैं तो उससे हम पहचानते हैं कि उस एलिमेंट की क्या पोजीशन हो सकती है। यानी आप उसके आउटर सेल को ही देख करके बता सकते हो कि वो मेटल है कि नॉन मेटल्स है। यानी ये दोनों चीजें मैंने आपसे कहा था कि जब कोई एलिमेंट मेटालिक पोजीशन में होता है, यानी मेटल का मतलब धातुक पोजीशन में होता है, नॉन मेटल मतलब अधातु होता है, इसका मतलब होता है उपधातु, और इनर्ट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैसें। दूसरी चीज कि जब कोई मेटल आपका है, जब कोई धातु है, तो जब तक हम उसके ऊपर प्लस का चार्ज नहीं देते, यानी प्लस का चार्ज बता देता है कि वो मेटल होगा। अगर माइनस का चार्ज है तो नॉन मेटल होगा, जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्सेनिक जिसको कि एस बोला जाता है, और एंटीमनी जिसको कि एसबी बोलते हैं। और याद रखिएगा एसबी का मतलब होता है स्टेबम, यानी इसको स्टेबम के नाम से जाना जाता है। और ये एंटीमनी होती है, यानी अगर कभी भी पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ टू मेटलॉइड्स, तो अगर आपको दो धातुओं के नाम लिखने हैं तो आप आर्सेनिक और एंटीमनी का जिक्र कर सकते हैं। आर्सेनिक का सिंबल एस होता है और एंटीमनी का जो सिंबल होता है एसबी होता है, जिसको कि हम लोग स्टेबम के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज कि अगर कभी भी पूछा जाए कि अगर कोई एलिमेंट है, अगर उसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया भी था कि सोडियम Na+ Mg+2, इसको भी मेटल कहा जाता है। अगर आपके पास एल्युमिनियम है, इसके ऊपर +3 का चार्ज होता है, ये भी आपका मेटल होता है। अगर आपके पास जिंक है, जिंक के ऊपर +2 का चार्ज होता है, ये भी आपका मेटल है। इसी तरीके से आयरन के पास दो वैलेंसी होती है, Fe+2 और Fe+3, इसका मतलब ये भी आपका कहीं ना कहीं मेटल हो सकता है। तो जो भी मेटल होंगे अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कंसिस्ट करते हैं। जो भी नॉन मेटल होते हैं, जितने भी गैसें लगभग आपको मिलेंगी एलिमेंट के फॉर्म में, वो सभी नॉन मेटल में होती हैं। जैसे क्लोरीन हो गया Cl-, ऑक्सीजन हो गया O-2, हाइड्रोजन हो गया H-। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपको नॉन मेटल्स दिखाई देंगे वो किस पोजीशन में रहेंगे, माइनस को लेकर के बैठे रहेंगे। और जो भी माइनस वाले होते हैं उनको नॉन मेटल कहा जाता है, जो प्लस वाले होते हैं उनको मेटल कहा जाता है, जिनको धातु कहते हैं, जिनके अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं मेटल और नॉन मेटल के, उनको कहा जाता है मेटलॉइड्स, यानी उपधातु कहा जाता है। जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, एस का मतलब होता है आर्सेनिक और एसबी का मतलब होता है एंटीमनी। तो इट्स ऑल इज द मेटलॉइड्स। अगर आप इनर्ट गैसों की बात करते हो तो इनर्ट गैसों में आपका हीलियम आ जाता है, नियॉन आ जाता है और आर्गन आ जाता है। ये वो एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है। और मैंने आपसे कहा था इनर्ट का मतलब कि जो रिएक्शंस नहीं कर सकते, यानी मेरे कहने का मतलब किसी भी प्रकार का कोई कंपाउंड नहीं जनरेट करते हैं। एक केवल इसमें से एक एलिमेंट होता है जिसका नाम जिनान होता है, वही आपका कंपाउंड जनरेट करता है। ये भी इनर्ट गैसों के अंदर आता है। तो मेरे कहने का मतलब इसको नोबल गैस भी कहा जाता है, जिसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हीलियम, नियॉन और आर्गन की बात करेंगे तो आप इनको कह सकते हो कि इनर्ट गैसें हैं, और इनर्ट गैसों की वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। आपको अच्छी तरह पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आपको मिलेगा कि नियॉन के आउटर सेल में सबसे लास्ट में जो आउटर सेल होता है, यानी ये आपका हो गया नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 2 और 8 आएगा कि नहीं आएगा। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L सेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। L इसका आउटर सेल हो जाएगा। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका जो आउटर सेल है फुलफिल है, कंप्लीट है, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ हमारे पास एलिमेंट होते हैं और उन एलिमेंटों का डिवाइडेशन होता है। और ये भी आपको अच्छी तरह पता है कि जब दो एटम्स आपस में मिला दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि ये CO2 लिखा हुआ है, तो CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन,
यानी एक कार्बन का एटम है और दो किसका है, ऑक्सीजन का, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटम प्लस एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है लेकिन इसमें दो एलिमेंट भी हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो किसी भी कंपाउंड को बनाने में, किसी भी यौगिक को बनाने में दो डिफरेंट एलिमेंट चाहिए होते हैं। मॉलिक्यूल बन सकता है, मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट का भी बन सकता है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है H2, तो आप समझिएगा एक मॉलिक्यूल है। अगर आपके सामने लिखा मैंने Cl2, ये भी बेटा मॉलिक्यूल है, इसको अणु कहा जाता है। अगर आपके सामने लिखा मैंने N2, इसको नाइट्रोजन कहा जाता है, ये भी मॉलिक्यूल है आपके पास। तो इन्हीं लोगों का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, जिनको मोलर मास कहा जाता है। मोलर मास का मतलब कि मोलर द्रव्यमान निकालना है आपको, मोल का उनका जो मॉलिक्यूल है उसका भार निकालना है आपको। और ये ऐसा करने के लिए हमें उस एलिमेंट का, उस एटम का एटॉमिक वेट आना चाहिए, जिसको परमाणु भार कहा जाता है। और आपको बताया भी था मैंने कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट A से और किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो Z से लिखा जाता है। यानी सिंपल रूप में मैंने आपसे कहा था कि अगर X आपके पास कोई एलिमेंट है, Z आपका नीचे है, A आपका ऊपर है, ये भैया आपका मोलर मास हो गया, मास, और ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, यानी इसको एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं आप। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है कि एक एलिमेंट है, फिर वो मिलकर के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। एलिमेंट जो है वो मिलकर के दो डिफरेंट एलिमेंट है तो कंपाउंड बना सकते हैं, जिसको यौगिक कहा जाता है। फिर मैंने मॉलिक्यूल बताया था आप लोगों को कि अणु अगर आपके पास होता है तो अणु 4 प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूल 4 प्रकार के होते हैं। एक मोनोएटॉमिक होता है, एक डाइएटॉमिक होता है, ट्राइएटॉमिक होता है और एक पॉलीएटॉमिक होता है। मोनोएटॉमिक के अंदर आपको मैंने बताया था कि हीलियम आता है, मतलब इनर्ट गैसें आ जाएंगी आपकी, कोई भी दूसरा इनका मॉलिक्यूल नहीं बनता है, मोनोएटॉमिक का एग्जांपल आ जाएगा। डाइएटॉमिक का आप लिख सकते हो क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये लोग डाइएटॉमिक होते हैं। इसी तरीके से ट्राइएटॉमिक में मैंने बताया था O3 जिसको ओजोन कहा जाता है। पॉलीएटॉमिक मतलब जिसको कि टेट्रा वाले आएंगे, जैसे P4 आ गया आपका, P4 को बोलते हैं फास्फोरस, ये पॉलीएटॉमिक में आ जाएगा आपका। इसी तरह मैंने बताया था आप लोगों से सल्फर, सल्फर का फार्मूला होता है S8 मॉलिक्यूलर फार्मूला। अक्सर पूछा जाता है कि सल्फर का मोलर मास बताइए, जब आप उसके मॉलिक्यूल को पता करते हो तो मोलर मास निकल आता है। और मोलर मास यानी अणुभार निकालने के लिए, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपके पास एटॉमिक वेट का होना जरूरी है। जब तक एटॉमिक वेट नहीं होगा हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एटॉमिक वेट को ऐड करके ही निकाला जाता है आपका। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि एलिमेंट की क्या कैटेगरी होती है, भैया 4 कैटेगरी होती है, मेटल, नॉन मेटल, इनर्ट गैस, और एक और मैंने बताया आप लोगों से मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के अंदर आर्सेनिक और एंटीमनी का एग्जांपल ले लीजिएगा। मेटल कोई भी दे सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जितने भी हैं सब मेटल्स होते हैं। और इनका आउटर सेल बता देता है, वैलेंसी में बता चुका हूं, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसके आउटर सेल में होती है। और वैलेंसी हमेशा प्लस और माइनस दोनों में भी कर सकते हैं आप। लिखने मतलब कंपाउंड बनाते समय लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन पता करिए, क्योंकि जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया था, अगर आपके पास ऑक्सीजन है, पहले क्या करिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ये बताइए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे, 2 और 6 कितना हुआ, 8 हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो जाएगी, बात खत्म। यानी आप ये देखा करिए कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करेंगे, फिर पता करिए कि उसके आउटर सेल में कितने की कमी हो रही है। इसी तरह मैंने बताया था, अगर आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जाहिर सी बात है कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2, 8 और 7 होंगे। कितने सेल यूज किया हम लोगों ने, K, L और M। M इसका आउटर सेल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है, जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैलेंसी -1 हो जाएगी। और सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और सोडियम क्लोराइड होता है हमारे एक आयनिक कंपाउंड में आ जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है कि कहां पर मेटल है, कहां पर नॉन मेटल है, मॉलिक्यूल कब बनता है, कंपाउंड कब बनता है। कंपाउंड बनाने का मतलब यौगिक हो गया, जैसे कि आपके पास जल लिखा हुआ है, ये भी आपका एक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। और इस पर आपका काम करता है कांस्टेंट रूल, जिसको स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, वो आपका यहां पर काम करेगा केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। फिर हम कल आपसे चर्चा करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास कैसे निकाला जाएगा, फिर एटॉमिक वेट कैसे रखोगे आप, फिर उनको ऐड कैसे करेंगे, तब जाकर के आगे की कहानी आपसे फिर हम बात करेंगे। थैंक यू।